हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव प्लेटफॉर्म। मैं मंगला प्रसाद तिवारी आज आपको बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के बारे में बताऊंगी। कैसे कैसे बंगाल के नवाबों से बंगाल की नवाबी छीनकर अंग्रेजों के हाथ में चली गई और उन्होंने कैसे कैसे अपने साम्राज्य को विस्तार किया। आप देखेंगे कि ये बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार के पहले मुर्शिद कुली खान मुर्शिद कुली खान 1717 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है और यह जो है फर्रुखशियर ने इसे स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। फिर भी यह जो है मुगल दरबार में प्रतिवर्ष कर पहुंचाता था। देखेंगे कि यह बहुत ही कूटनीतिज्ञ और जो है सफल नवाब हुआ। इसने किसानों के लिए तकवी ऋण और भू राजस्व संबंधी सुधार आदि किया और साथ ही साथ व्यापार को भी बढ़ावा दिया। आप देखेंगे कि इसके समय में बंगाल जो है एक समृद्ध प्रांत हो जाता है और कृषि के विकास में इसका बहुत योगदान रहता है। साथ ही साथ बंगाल में व्यापार का भी वृद्धि होती है। व्यापार में वृद्धि, आप देखेंगे कि मुर्शिद कुली खां के यह योगदान रहा है। इसके बाद इसका पुत्र सुजाउद्दीन नवाब बनता है। उसके समय में कोई खास योगदान नहीं है, उसका कोई खास योगदान नहीं है। उसके बाद सरफराज बनता है। सरफराज जो है अल्पवयस्क था, तो उसके कारण उसका एक हथियारी था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान सरफराज को मारकर बंगाल का नवाब बन जाता है और इसके बदले में, नवाब बनने के बदले में, इसने मोहम्मद शाह को, उस समय दिल्ली का सुल्तान था, उसको 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ घूस दे देता है। इस कारण मोहम्मद शाह ने इसे जो है बंगाल का नवाब स्वीकार कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि इसके बाद इसने कभी मुगल दरबार में कभी वार्षिक कर नहीं भेजा। आप देखेंगे कि इसने कई सारे सुधार किए हैं बंगाल में। इसने कृषि संबंधी सुधार किया है, व्यापार में सुधार किया है और देखेंगे कि इसके काल को बंगाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस समय बंगाल जो है पूरे भारत का सबसे समृद्ध प्रांत हो गया था। इसका प्रमुख कारण था कि अलीवर्दी खान का जो कूटनीतिक तरीके से, देखेंगे कि उसने कूटनीतिक तरीके से कैसे कैसे युद्धों को भी अपने से बचने का प्रयास किया। ये देखेंगे बंगाल मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इसने 12 लाख चौथ के रूप में, साथ ही साथ उड़ीसा का प्रांत जो है उड़ीसा का प्रांत मराठों को दे दिया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बंगाल का विकास कैसे हो। आप देखेंगे कि इसने मराठाओं के युद्ध से भी छुटकारा पा गया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये अंग्रेजों को मधुमक्खी से तुलना किया है। कहता है कि अगर आप जो है ये अंग्रेज जो हैं समस्त विदेशी कंपनियों को, अगर इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये हमेशा शहद देंगी और अगर छेड़ दिया जाए तो ये काट काट के मार डालेंगे। विदेशी कंपनियों से इसके बंगाल प्रांत को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि उस समय रेशम व्यापार इसका जो है बहुत उत्कृष्ट, मतलब बहुत ऊपर लेवल था। अब आप देखेंगे कि अलीवर्दी खान के बाद इसका कोई पुत्र नहीं था। इसकी 3 बेटियां थी। तीनों बेटियों में सबसे पहले आप देखेंगे कि इसी के जीते जी तीनों बेटियां जो विधवा हो जाती हैं। फिर ये क्या करता है, अपनी छोटी बेटी के लड़के सिराजुद्दौला को नवाब बना देता है। सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही सबसे प्रमुख जो समस्या उत्पन्न होती है कि उसके जो मौसी थी घसीटी बेगम और साथ ही साथ मौसेरा भाई शौकत जंग
ये दोनों इसके प्रमुख विरोधी हुए, लेकिन इसने शौकतगंज को पराजित कर दिया। फिर उसके बाद घसीटी बेगम, देखेंगे कि घसीटी बेगम अपने आप शांत हो गई, ये जो है अंदर अंदर षड्यंत्र करने लगी। आप देखेंगे कि घर का भेदी लंका ढाए, वही वाला हाल इन्होंने किया कि इनके कारण जो है देखेंगे कि पूरा बंगाल प्रांत अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो आप देखेंगे कि अंग्रेजों, जैसा कि अब हम देखेंगे कि घसीटी बेगम, घसीटी बेगम ढाका के नवाब राजबल्लभ से मिलकर जो है षड्यंत्र करने लगती हैं। तो षड्यंत्र राजबल्लभ से मिलकर जो है यह षड्यंत्र करने लगती हैं। फिर इसे जो है अंग्रेजों के पास ये चला जाता है। तो अंग्रेजों के पास जाता है, जब ये अंग्रेजों के पास जाता है तो सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों से मांग करता है कि राजबल्लभ को हमारे पास भेज दो। लेकिन जो अंग्रेजों ने राजबल्लभ को सिराजुद्दौला को नहीं दिया, जिस कारण सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को दंडित करने का मन बना लिया। आप देखेंगे कि अब इसके बाद सिराजुद्दौला, इसी समय देखेंगे कि दक्षिण भारत में भी कर्नाटक वार चल रहे थे। फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनियां दोनों एक दूसरे के आमने सामने युद्ध कर रहे। तभी जो है यहां जो है चंद्रनगर, एक फ्रांसीसियों की फैक्ट्री थी जिसपे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। चंद्रनगर, जब चंद्रनगर पे कब्जा हो गया तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पे आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों पे आक्रमण किया। अंग्रेज अपना जान बचा के जो है भाग के फुल्टा द्वीप पे शरण लिए। फुल्टा द्वीप कहां है? ये कोलकाता के नीचे जब आ जाएंगे तो ये द्वीप समूह है, यही फुल्टा द्वीप पड़ता है। अंग्रेज यहां शरण लिए। फिर भी जो है 146 अंग्रेज पकड़े गए और उन्हें ले जाकर कलकत्ता में एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है। जब एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है तो उसमें केवल 23 अंग्रेज अगले दिन जिंदा बचे थे। बाकी शेष मर गए उसी में। इसे ब्लैक होल की घटना बोलते हैं। ब्लैक होल की घटना यह जो है पूरी तरीके से सत्य नहीं है, क्योंकि इसका कई सारे इतिहासकार, केवल हालवेल एक ऐसा इतिहासकार आता है, हालवेल एक इतिहासकार आता है, उसने ब्लैक होल की घटना का जिक्र किया है। इसके अलावा कहीं भी ब्लैक होल का साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन एग्जाम में कभी कभार आ जाता है ब्लैक होल की घटना कब घटी। चलो 20 जून 1756 को यह घटना घटित हुई थी। यह आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। उस समय एक इतिहासकार हुए गुलाम हुसैन, उन्होंने भी इसका जिक्र नहीं किया है। यह केवल हालवेल एक ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने इसका जिक्र किया है। आप देखेंगे कि इसके बाद इसकी सूचना जो है लॉर्ड क्लाइव, जो उस समय दक्षिण भारत में था, दक्षिण भारत में जब इसकी सूचना मिलती है तो यहां से नौसेना जो है बंगाल की तरफ रवाना होती है। लॉर्ड क्लाइव सेना लेकर बंगाल पहुंचा। तो बंगाल जैसे ही पहुंचता है तो सिराजुद्दौला ने पहले तो मानिक चंद्र एक वहां का जमींदार था, उसे घूस देकर इसने कलकत्ता में पुनः अपने हथियारों को प्राप्त कर लेता है। फिर बाद में जो है फरवरी 57 में यह देखेंगे कि आप
अलीनगर की संधि कर लेता है। किससे? सिराजुद्दौला से। और इसमें जो है उसे सारे हथियार पुनः मिल जाते हैं जो पहले। लेकिन अब क्लाइव ये सोच लिया था कि बंगाल जो है सिराजुद्दौला के रहते हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, इसको इसे जो है बंगाल की बंगाल के नवाब के पद से हटाना होगा। वह षड्यंत्र करता है। देखेंगे कि उस समय बंगाल की परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि सिराजुद्दौला समझ लीजिए कि दांतों के बीच एक जीव का काम था, जीव हो गया था। तो आप देखेंगे कि उसके चारों तरफ जो है शत्रु थे और बीच में वो अकेला पड़ गया था। क्लाइव इसका फायदा लेता है। उसने बंगाल के सारे जो सिराजुद्दौला के विरोधी थे, वह देखेंगे कि वह जो है उस समय मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, वह खुद नवाब बनना चाह रहा था। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वहां यार लतीफ थे, एक छोटा सेनापति था। फिर उसमें देखेंगे अमीन चंद्र थे, फतेह चंद्र थे। ये सब सारे लोगों ने मिलकर जो है नवाब को हटाना चाहा। क्लाइव ने इसका बेनिफिट, क्लाइव को इसको फायदा होता है। आप देखेंगे कि उस समय ऐसे इस परिस्थितियों में क्लाइव ने मीर जाफर को जो है वह नवाब बनने का प्रस्ताव देता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जब वह नवाब बनाने के प्रस्ताव पे वह अंग्रेजों को व्यापारिक छूट तथा अनेक छूट प्रदान कर और धन देने की बात करता है। साथ ही साथ अन्य जो उसके विद्रोही थे मानिक चंद और फतेह चंद, इन सबको धन देकर अपने पक्ष में कर लेते हैं। और इधर देखेंगे कि सिराजुद्दौला जो था यहां अकेला पड़ गया था। सिराजुद्दौला के साथ में केवल मीर मदन और मीर फ्रांसीसी कुछ सैनिक थे। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि मोहनचंद, ये जो है सिराजुद्दौला के थे, सिराजुद्दौला के पक्ष में थे। साथ ही आप देखेंगे मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों से मिल जाता है। अब जो है प्लासी का युद्ध का वो तैयार हो जाता है कि प्लासी का युद्ध तय हो गया कि अब जो है सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब नहीं रहेगा। तो इसके आप देखेंगे कि आप देखेंगे 23 जून 1757 इस दिन सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव यह अंग्रेज थे, अंग्रेजों का सेनापतित्व कर रहा था अंग्रेज सेना। आप देखेंगे कि जब मैदान में प्लासी के मैदान में आते हैं तो सिराजुद्दौला जो है युद्ध के लिए जब आगे बढ़ता है तो मीर जाफर जो उसका सेनापति था उसके पास मतलब सेना का पूरा जो कमांडर था मीर जाफर था, वो अपना सेना लेकर खड़ा रह जाता है प्लासी के। आज भी देखेंगे नदिया जिले में है, आप देखेंगे बंगाल में प्लासी, आज भी वहां एक स्टैचू बनाई गई है। इधर मान लीजिए कि इधर नवाबों की सेना है, फिर इधर देखेंगे कि अंग्रेज है। आप देखेंगे कि जब नवाब जो है नवाब युद्ध के लिए बोलता है तो वो अपना सैनिक लेकर स्थिर हो जाता है। इधर जब ये कहता है कि आक्रमण, तो ये अपनी सेनाओं को मीर जाफर जो है ये अपनी सेनाओं को रोक देता है। और इधर से जो है अंग्रेज सेना जो पूरी तरीके से सुसज्जित थी, उसके पास जो है पर्याप्त हथियार और जो है गोले बारूद इन सब के कारण वो जो है सिराजुद्दौला को पराजित कर देता है, जिसमें मीर मदन मारा जाता है, मोहनचंद्र घायल हो जाता है बुरी तरीके से, फ्रांसीसी सेना भी पराजित होकर हट जाती है। अब सिराजुद्दौला मैदान छोड़कर भाग जाता है। जब ये पटना जाता है, पटना पहुंचता है तो
मीर जाफर का पुत्र जो था मीर मदन, सॉरी, मीरन मीरन जो है पटना में सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। अब आप देखेंगे कि अंग्रेजों का जो षड्यंत्र था वो सफल हो जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है। अब यहां देखेंगे कि मीर जाफर गद्दी के प्रलोभन में यह अपने देश से गद्दारी करता है। आप देखेंगे कि हाल ही में ममता बनर्जी ने अपने भाषण में एक वहां के नेता बहुत बड़े हैं, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने उनके लिए मीर जाफर शब्द का प्रयोग किया था। मीर जाफर का बंगाल के भाषा में एक गद्दार के रूप में, देशद्रोही के रूप में यूज किया जाता है। जब मीर जाफर, जैसे कहें यह मीर जाफर हो गया है, मतलब खुद के लालच के लिए इसने जो है अपने लोगों से दगा करने का प्रयास किया। अब मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बनता है, वो अंग्रेजों की सहायता से बनता है, तो उसने अंग्रेजों को काफी छूट देते हैं, 24 परगने की जमींदारी दे देती है, और क्लाइव को जो काफी पैसा देता है, लगभग 3 लाख के आसपास। आप देखेंगे कि फिर उसके बाद अंग्रेजों साथ साथ आप देखेंगे कि जो अन्य इसके सहयोगी थे उन्हें भी धन दिया गया, किसी को अच्छा जो है अच्छा सेनापति के रूप में मान लिया गया। आप देखेंगे कि अब अंग्रेजों के कारण मीर जाफर जो है नवाब बना है, तो अंग्रेजों की मांग धीरे धीरे बढ़ती गई। इसे गीदड़ भी बोले, क्लाइव का गीदड़, अंग्रेज इसे क्लाइव का गीदड़ बोलते हैं। इसने अंग्रेजों की जहां तक हो सकी तहां तक भरपूर मदद की। अब अंग्रेज जो है अंग्रेजों की दृष्टि जो है बंगाल के खजाने पे पड़ गई। वो खजाने को इतनी जल्दी से जल्दी कितना ज्यादा से ज्यादा लूट सकते थे, वो मीर जाफर के थ्रू उन्होंने लूटने का प्रयास किया। लेकिन जब मीर जाफर उनकी मांगों को पूरा करने में असक्षम रहा, तो उस समय बेंसीटाट बंगाल का गवर्नर होता है। तो देखेंगे कि उसने मीर जाफर को हटाकर उसके बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब देखेंगे कि मीर कासिम बंगाल का नवाब, इसने भी जो अंग्रेजों को काफी छूट दी। लेकिन यह मीर जाफर की तरह नहीं था। यह जो है बंगाल के विकास के लिए बहुत सारा काम करता है। यह मुंगेर में तोपखानों देखेंगे मुंगेर में इसने मुंगेर में बंदूक और तोपों के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित किया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उसने अपनी राजधानी भी परिवर्तित कर ली। आप देखेंगे कि इसने अपनी राजधानी भी परिवर्तित करने का प्रयास किया। सबसे पहले मुर्शिदाबाद से मुंगेर। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर परिवर्तित कर ली। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि अंग्रेज इसने आंतरिक व्यापार कर, मतलब जैसे पहले अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए छूट थी कि अंग्रेज बिना टैक्स दिए, इसने क्या किया, सारे व्यापारी थे, सभी व्यापारियों के लिए छूट प्रदान कर दी गई। आप भी फ्री टैक्स, बिना टैक्स दिए आप जो है व्यापार कर सकते हैं पूरे बंगाल में। तो अंग्रेजों को जो है यह उनकी विशेषाधिकार के लिए उन्हें चोट पहुंची। तो फिर आप देखेंगे कि विशेषाधिकार को उनको चोट पहुंचती है। आप देखेंगे कि
अब आप देखेंगे कि राम नारायण, राम नारायण नामक एक व्यक्ति आता है, राम नारायण, राय नारायण, राय नारायण, इसने क्या किया, यह जो है सारी जो मीर कासिम की सूचनाएं थी वो अंग्रेजों को देने लगा। तो इससे क्या होता है कि जब उन्हें पता चलता है कि मीर कासिम को कि राय नारायण हमारी सारी बातों को ले जाकर अंग्रेजों को पहुंचा रहा है, तो इसने जो है अंग्रेजों से राय नारायण की मांग की। तो राय नारायण जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है इसे दरबार में भेजा जाता है। जब इसे दरबार में भेजा जाता है तो इसने जो है इसकी हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, कुछ सैनिकों के साथ जो है मुंगेर पर आक्रमण कर दिया। जब मुंगेर पर आक्रमण करते हैं तो मीर कासिम ने उन्हें जो है सारे अंग्रेजों को बंदी बना लिया और बंदी बना के कारागार में डाल दिया। जब इसकी सूचना जो है कलकत्ता पहुंचती है तो वहां से जो है अंग्रेज सैनिक मुंगेर पर आक्रमण कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि मुंगेर पर आक्रमण करते ही अंग्रेज आक्रमण जब किया तो कासिम ने पहले समझाने का प्रयास किया कि रहने दीजिए, हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन अंग्रेज माने नहीं। अंग्रेज जब मानते नहीं तो मीर कासिम जो है सारे जो अंग्रेज थे उस समय वो सारे अंग्रेजों की हत्या करा देता है। देखेंगे कि सही है, हत्या करा देता है। फिर अंग्रेज जो है मीर जाफर को फिर से ये आते हैं बंगाल पे कब्जा कर लेते, मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया जाता है। अब देखेंगे कि जब मीर कासिम को जब हटा दिया जाता है और वो सैनिकों के साथ भाग जाता है, कहां चला जाता है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। और फिर दिल्ली के नवाब दिल्ली के बादशाह शाह आलमगीर के पास मीर कासिम जो है सहायता मांगता है। किससे? इन दोनों से। कहता है कि कुछ सैनिक सहायता और कुछ मतलब आर्थिक सहायता लेता है। और फिर जो है अंग्रेजों से ये बक्सर के मैदान में बक्सर के मैदान में ये तीनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। आप देखेंगे कि 22 अक्टूबर को 1764 को युद्ध होता है, जिसमें शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की सेना हार जाती है और हेक्टर मुनरो अंग्रेज सेना जीत जाती है। अब आप यहीं से देखेंगे कि इसने पूरे देश का मानचित्र ही बदल दिया। यह जो है पूर्ण रूप से सैनिक विजय थी, न इसमें किसी प्रकार ने अंग्रेजों ने किसी प्रकार से षड्यंत्र नहीं किया। यह एक सैनिक विजय थी, सबसे महत्वपूर्ण सैनिक विजय थी। इसने देखेंगे कि अब जो है अंग्रेजों ने किसे डायरेक्ट पराजित किया है? दिल्ली के बादशाह को। दिल्ली के बादशाह मतलब पूरे भारत पे, एक प्रकार से पूरे भारत के राजा को अधीन किया है। अब यहां से देखेंगे कि एक नया जो है इतिहास बन जाता है। अंग्रेजों ने बंगाल, अवध, दिल्ली, बंगाल तीनों के राजाओं को पराजित कर दिया। अब जो है जब इसकी सूचना इंग्लैंड में पहुंचती है तो इंग्लैंड में
वहां कंपनी ने लॉर्ड क्लाइव को जो चला गया था उसे संधि करने के लिए भेजा। आप देखेंगे कि 12 यह दोनों संधियां होती हैं। सब पहली संधि ये जो है 12 को शाह आलम द्वितीय से करता है। फिर आप देखेंगे कि दूसरा युद्ध जो है शुजा-उद-दौला से करता है। अब आप यही देख लीजिए कि जब यह दिल्ली, अब यह डायरेक्ट पहले सबसे पहले किससे संधि कर रहा है? दिल्ली के बादशाह शाह आलम थी। इसमें दिल्ली के, ये जान लीजिए इसमें प्रमुख शर्तें क्या थी। इसमें शुजा-उद-दौला से बंगाल और शाह आलम द्वितीय से बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेता है। फिर इलाहाबाद प्लस कड़ा के जिलों को शुजा-उद-दौला से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे देता है। कौन देते हैं? अंग्रेज दे देते हैं। और तीसरा था 26 लाख पेंशन। यह प्रमुख बातें थी। अब देखेंगे कि इस संधि से सबसे ज्यादा प्रॉफिट अंग्रेजों को हुआ। क्या? उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन 3 राज्य की दीवानी मतलब भू राजस्व वसूलने का काम किसे मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। अब बस इससे इतनी है मुख्य बातें हैं। अब शुजा-उद-दौला से क्या होता है? शुजा-उद-दौला ये जो है चाहते तो शुजा-उद-दौला को पूरी तरीके से अपने अधीन कर सकते, लेकिन उस समय आप देखेंगे कि अंग्रेजों के पास इतनी जो है क्षमता नहीं थी कि वो अवध को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लें। तो इन्होंने क्या किया? इलाहाबाद और कड़ा का जिला जो है इनको दे दिया, शाह आलम द्वितीय को। और उसके बाद देखेंगे कि 50 लाख हरजाना, 50 लाख हरजाना के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा, जिसमें से 20 लाख तुरंत देना था, 30 लाख जो है 3 किस्तों में भुगतान करना था। अब आप आगे आएंगे देखेंगे कि ये किस लिए जो है अवध को जो है इन्होंने अपने कब्जे में नहीं लिया। लॉर्ड क्लाइव इसे दुधारू गांव की संज्ञा देता है अवध को। दुधारू गांव की संज्ञा इसलिए देता है कि जब तक अवध को हम रखे रहेंगे तब तक यह हमारे काम आने वाली है। इसीलिए जब तक ये जो है हमें जो है प्रॉफिट देगी तब तक हम इसे रखेंगे। और इसका दूसरा कारण था मराठाओं की अभी जो है मराठा जो है पानीपत 1761 हुआ था, लेकिन तब भी मराठा कमजोर नहीं हुए थे। तो मराठाओं से बचने के लिए, क्योंकि मराठा जब आक्रमण करेंगे अवध के थ्रू जो है हमारे इधर बंगाल और बिहार, उड़ीसा को जो है सुरक्षित रखने के लिए अवध का होना बहुत जरूरी था। आप देख लेंगे कि यहां से बिहार और उड़ीसा और गाजीपुर दो जिलों की जमींदारी थी, उसे राजा बलवंत सिंह को भी दे दिए। ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो है कुछ जब आएंगे वारेन हेस्टिंग को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उस समय बनारस के राजा से कैसे कैसे मांग बढ़ती गई है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बलवंत सिंह जो थे वो उन्हें जो है बनारस और गाजीपुर के राजा मान लिया जाता है और वो अंग्रेजों के अधीन कर दिए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देखेंगे कि आप जो है पूरे परिदृश्य में आप देखिए एक बार नॉर्मली ऐसे कि अंग्रेज इस बक्सर के युद्ध से उन्हें क्या क्या प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ये हुआ कि अब जो है वो केवल एक कंपनी के रूप में नहीं बल्कि जो है एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा मतलब उसकी तीनों दीवानी ले ली। फिर तीसरी संधि भी आती है जिसमें उन्होंने बंगाल के नवाब से करते हैं। तो उन्हें जो है फौज उसमें देखेंगे कि द्वैध शासन,
बंगाल में अब द्वैत शासन की स्थापना हो गई। द्वैत शासन में क्या होता है, अब देखेंगे कि बंगाल जो है नवाब नवाब को क्या मिलता है, नवाब को पूरी फौजदारी जितने काम होते हैं या राज्य में विकास के जितने काम होते हैं किसके अंदर कर दिया गया, नवाब के अंदर। और जो दीवानी भू राजस्व संबंधित है उसे अंग्रेजों को दीवानी भू राजस्व वही आ जाएगा उसी में। भू राजस्व और बाकी व्यापार ये अंग्रेजों के अधीन आ गया। अब देखिए इसमें अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि देखते हैं कि अगर पूर्ण रूप से अभी जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं हुए। और उस समय जो है अगर पूर्ण रूप से जिम्मेदारी ले लेंगे तो बंगाल का शासन इनके पूरे अधीन, अभी ये जो है पूरी तरीके से मजबूत नहीं हुए हैं। तो अब देखेंगे कि इन्होंने 3 नायब की नियुक्ति करते हैं, कहां, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल में रजा खान, सितायब राय इधर, इसे जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो है 3 नायब जो है नवाब बना दिए गए। इनका काम क्या था, भू राजस्व इनकी सहायता से वसूली करना। और साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें नवाब को शक्तियां तो हैं कि वो विकास कर सकता है, लेकिन खजाना किसके पास चला गया, अंग्रेजों के पास। केवल नाम मात्र का जो है, अब जो है वो न्यायालय के काम करेंगे न्याय संबंधी, लेकिन अगर विकास का काम हो या कहीं कुछ काम करना हो तो पैसा किसके पास है, अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों ने विकास और इन सब कार्यों से हाथ जोड़ लिया कि भाई मुझे इन सब कामों से नहीं लेना देना, मुझे भू राजस्व से मतलब है। और अब देखिए नवाब, अब आप अपना काम करेंगे। नवाब के पास क्या है, वो विकास कहां से होगा, जब पैसा ही नहीं है तो विकास कहां से होगा। तो यही उस समय द्वैत शासन में बंगाल को बहुत बड़ी समस्या, आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब आप आएंगे देखेंगे कि द्वैत शासन के लाभ क्या क्या हैं और हानियां क्या क्या हैं। अब हम देखेंगे कि द्वैत शासन में लाभ भारतीयों के हित में 0%। केवल यही था कि उन्होंने बंगाल इसलिए 0 था क्योंकि वो अपने हित में द्वैत शासन बनाए थे, उसका भारतीयों से कोई लेना देना। वहां भारतीयों का शोषण, बंगाल के पूरे खजाने का शोषण करना ही द्वैत शासन का मुख्य उद्देश्य था। अब आप देखेंगे कि हानियां क्या क्या हैं। अब इधर आइए, हानि में देखेंगे कि प्रमुख हानि यह हुई कि विकास के कार्य रुक गए, विकास के कार्य ठप हो गए। फिर अब इधर आइए देखेंगे कि रेशम एवं कपास का जो उद्योग है वो जो भारत में हो रहा था उसको हतोत्साहित करने लगे। उसके बदले में यहां से कच्चा माल जो है ले जाकर इंग्लैंड में कच्चा माल ले जाने के लिए जरूरी कर दी। अब जो है भारत का कच्चा माल जो है अंग्रेजों के मतलब इंग्लैंड जाने लगा। धीरे धीरे देखेंगे कि हमारे यहाँ जो जुलहे थे, जो कपड़े वस्त्र उद्योग में लगे रहते थे, वस्त्र उद्योग का एकदम विनाश होना प्रारंभ हो गया, कृषि का एकदम विनाश हो गया। कृषि में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उनका केवल ध्यान था कि पैसा कहां से आ रहा है और बाकी और कुछ ही नहीं। कृषि का एकदम विनाश प्रारंभ बंगाल। कृषि का विनाश प्रारंभ हो गया। फिर विनाश क्या कर सकते हैं, हाँ ठीक है। अब आप देखेंगे कि 1770 के आसपास, उसी समय बीच में ही
बंगाल में अकाल पड़ता है। अंग्रेजों के पास पर्याप्त संसाधन थे जिससे उसे कंट्रोल किया, लेकिन उन्होंने इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कह दिया कि ये काम नवाबों का, लेकिन नवाबों के पास उस समय ना अनाज थे, ना ही धन था, क्योंकि जो है सारा जो है कार्य जो था धन का वो किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन। और जो है खाद्यान्न भू राजस्व का काम किसके अंदर था? अंग्रेजों के अधीन। इसलिए उन्होंने 1770 के अकाल में कोई ध्यान नहीं दिया। बस फिर आगे देखेंगे कि अब अंग्रेज जो है बंगाल से धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि बंगाल से आगे बढ़ने के बाद उन्होंने अवध, इधर उत्तर में अवध, दक्षिण भारत में मैसूर और मराठा, दक्षिण भारत मैसूर और मराठा, ये महाशक्तियां बची थी। अब इधर देखेंगे पंजाब भी बचा है, लेकिन अब पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि मैसूर, क्योंकि अभी जो है आगे अगर हम पढ़ाना चाहेंगे मैसूर को, अगर प्रथम युद्ध से नहीं पढ़ाएंगे तो बीच में आएगा द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। एक बार हम मैसूर मराठा दोनों को पूरी तरीके से करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद क्रम से हम बताते चले जाएंगे। जब बीच में जैसे मान लीजिए वार्न हेस्टिंग पढ़ा रहा हूँ, आगे वार्न हेस्टिंग बीच में, फिर उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ा रहा हूँ, कॉर्नवालिस के बीच में आ जाएगा। तो इन सब युद्धों को जो है इन दोनों के युद्धों को देखेंगे कि मैसूर में कहा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बता के निकल जाएंगे, क्योंकि एक बार क्रम से पढ़ लेते हैं मैसूर पूरा। आज का लेक्चर यहीं तक है। फिर अब अगला लेक्चर मैसूर और मराठा, इन दोनों पे आधारित रहेगा। कल का लेक्चर हम शुरू करेंगे मैसूर राज्य का विकास कैसे हुआ, क्योंकि मैसूर राज्य देखेंगे कि आप जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, उसके बाद मैसूर राज्य का विकास होता है। उसी के खंडारों पे कह सकते हैं। मैसूर राज्य में उस समय वाडियार वंश के शासन हुआ करता था। देखो अंग्रेजों के समय में चिकदेव वाडियार नामक एक राजा उस समय मैसूर राज्य में थे। फिर आप देखेंगे कि उस समय दो भाई, नंदराज और देवराज, दोनों भाई ने मिलकर मैसूर राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। उसी समय एक नई योद्धा का जन्म होता है, टीपू सुल्तान, रुको एक मिनट लिख दे रहा हूं, नंद राज प्लस देवराज। नंदराज और देवराज ने एक जो है सेनापति बन जाता है, एक जो है राजा का जो है वित्त का। दोनों भाई ने मिलकर मैसूर राज्य को अपने, फिर उसके बाद उसी समय एक सैनिक टीपू सुल्तान, हैदर है,